एवरीवन। आज से हम लोग फिर से जहाँ पे हिस्ट्री मैंने बीच में रोक दी थी और उसके बाद चूंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि आप पॉलिटी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि उसमें थोड़ा रिवीजन भी चाहिए होता है, तो मैंने कुछ पॉलिटी के लेक्चर्स डाल दिए थे। बट अब मैं पैरेलल में आपका हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों ही साथ साथ लेकर चलने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो जहां तक कि मुझे याद है हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। जो आपका सिलेबस है उसमें किसमें है, जीएस पेपर 1 की पार्ट ए की यूनिट 1 में है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने मौर्य वंश पढ़ लिया था, इसके बाद आपका सातवाहन वंश भी पढ़ लिया था। तो अब आज हम जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हिंद यवन या बैक्ट्रियाई आक्रमण। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो अन्य बहुत सारे छोटे छोटे वंशों का उदय भारत में हुआ। ठीक है, इन वंशों का उदय तो हुआ ही, लेकिन इसके अलावा कई बाह्य या विदेशी आक्रमण जिसे बोलते हैं वे भी भारत पर हुए। उसमें भी जो कॉमनली हुए वह हुए पश्चिमोत्तर भारत में, क्योंकि जहां तक है ज्यादातर जितने भी आप अगर गौर करेंगे तो जितने भी विदेशी आक्रमण होते हैं वह पश्चिमोत्तर भारत से ही शुरू होते हैं, फिर वो लोग भारत के अंदर प्रवेश करते थे। ठीक है, तो पश्चिमोत्तर भारत से कई विदेशी आक्रमण हुए। इसमें जो हुआ आक्रमण वह मध्य एशिया से जो आए थे यवन शासकों द्वारा भारत पर आक्रमण हुआ। ठीक है, मध्य एशिया में भी प्रमुखतः बैक्ट्रिया के रहने वाले जो यवन शासक थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, तो इनका हम पढ़ लेते हैं। यवन शासकों का जो बैक्ट्रिया से आए थे उसमें कौन कौन से शासक प्रमुख थे और उनकी क्या क्या उपलब्धि रही जो भारत के लिए महत्वपूर्ण हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या था कि जो बैक्ट्रिया का जो शासक था डेमेट्रियस प्रथम। ठीक है, बैक्ट्रिया का शासक था डेमेट्रियस प्रथम। इसने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, उसके बाद पश्चिमोत्तर भारत सिंध अफगानिस्तान को इसने कब्जा कर लिया। सिंध अफगानिस्तान और पंजाब के विशाल क्षेत्र पर इसने कब्जा कर लिया। ठीक है, यही है पश्चिमोत्तर भारत में, है ना। उस समय तो अफगानिस्तान आदि सब कुछ भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, तो क्या किया इसने, सिंध अफगानिस्तान और पंजाब के विशाल क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। किसने कर लिया, डेमेट्रियस ने, जो कि कहाँ का शासक था, बैक्ट्रियाई शासक था। ठीक है, बैक्ट्रिया कहाँ पर है, मध्य एशिया में। ठीक है, तो बैक्ट्रियाई शासक था डेमेट्रियस प्रथम। इसने भारत पर आक्रमण किया और पश्चिमोत्तर भारत के सिंध अफगानिस्तान और पंजाब के विशाल क्षेत्र पर अपना आधिपत्य कर लिया था। ठीक है, कहाँ कहाँ तक ये याद रखना है आपको, सिंध अफगानिस्तान और पंजाब के विशाल क्षेत्रों पर। ठीक है, क्योंकि जैसा कि बताया कि मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था तो सेंट्रल में कोई इतनी स्ट्रॉन्ग पावर नहीं थी, छोटे छोटे राजवंशों का उदय हो रहा था तो वह इतने शक्तिशाली नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, इसने आक्रमण किया और सिंध अफगानिस्तान और पंजाब के बहुत सारे क्षेत्र पर इसने अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है, हिंद यवन आक्रमणों का जो उल्लेख मिलता है वह प्रमुख मिलता है गार्गी संहिता में। ये मैंने यहाँ नहीं लिखा, आप लिख लीजिए, गार्गी संहिता। ठीक है, महाभाष्य, ठीक है, और स्ट्रैबो के विवरण में। ठीक है, इन तीन जगहों से हिंद यवन, इन तीन जो पुस्तक हैं इनसे मिलता है कि इसका उल्लेख बैक्ट्रियाई आक्रमण का। ठीक है, या फिर इसको हिंद यवन आक्रमण भी बोलते थे। ठीक है, तो हिंद यवन आक्रमण का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ कहाँ से मिलता है, गार्गी संहिता, महाभाष्य और स्ट्रैबो के विवरण से। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि डेमेट्रियस प्रथम ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, सिंध अफगानिस्तान और पंजाब के बहुत सारे प्रांतों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। फिर इसके बाद इसने अपनी जो राजधानी बनाया था वह साकल और आधुनिक सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, किसको बनाया, साकल को और आधुनिक सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। फिर इसके बाद जब यह भारत में इसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया तो इसके बाद इसने क्या किया कि भारतीय राजाओं की समान उपाधि धारण की। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वहां पर अगर ये किंग था तो यहाँ पर भी, यहाँ पर जो भी भारतीय राजाओं को कहा जाता था इसने वही उपाधि यहाँ पर धारण की भारत में। ठीक है, तो इसने क्या किया, डेमेट्रियस प्रथम ने भारतीय राजाओं की समान उपाधि धारण की। फिर इसके बाद इसने सिक्के चलवाए
और आपको ये याद होगा कि भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलवाने का श्रेय है वह किनको जाता है? हिंद यवन शासकों को ही जाता है। और इनमें से भी जो सबसे ज्यादा जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वह हुए हैं मेनांडर के। सबसे ज्यादा सिक्के किसके प्राप्त हुए हैं? मेनांडर के। और किसको जाता है श्रेय? हिंद यवन शासकों को। ठीक है, तो इसने भी सिक्के चलवाए और उस पर अपना नाम लिखवाया। और एक और भी फैक्ट इसमें आ जाता है कि जो हिंद यवन शासक थे इनके सिक्के मतलब इतने क्लियर हैं कि सिक्कों के आधार पर ये बताया जा सकता है कि ये सिक्के इस राजा ने चलवाए थे। मतलब उसमें क्लियरली मतलब या तो नाम वगैरह लिखा हुआ है, तो मतलब पहले उनको देख के ही बता दिया गया है कि ये सिक्के किस राजा ने चलवाए होंगे। ठीक है, तो क्या है, अपने नाम के सिक्के चलवाए। उसमें किस किस लिपि का उपयोग किया ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनानी और खरोष्ठी लिपि का इसने प्रयोग किया। ठीक है, अच्छा मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, अगर आप लोगों को उस पर अपने क्वेश्चंस या डाउट पूछने हैं तो मैं इसमें लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, और वहां पर मैं रेगुलर टेस्ट भी दे रही हूँ, तो अगर आप चाहें तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने नाम के सिक्के चलवाए यूनानी और खरोष्ठी लिपि में। इसके बाद क्या हुआ, शुंग जो राजा थे उन्होंने प्रतिरोध किया, तो यह सिंधु नदी को पार नहीं कर पाए और सिंधु नदी से ही इनको वापस जाना पड़ा, इनको हिंद यवन को। ठीक है, शुंग वंश भी एक मतलब बहुत शक्तिशाली वंश था, तो शुंग वंश के प्रतिरोध के कारण, शुंगों के प्रतिरोध के कारण क्या हुआ, इनको सिंधु नदी से ही वापस जाना पड़ा। लेकिन फिर भी उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्से जो थे अभी भी इन्हीं के पास थे, मतलब इन्हीं का उन पर अधिकार था। ठीक है, सिंधु नदी को पार नहीं कर पाए, वहां से मतलब आगे नहीं बढ़ पाए। अगर आगे बढ़ जाते तो भारत के कई हिस्सों पर इनका आधिपत्य हो जाता है। चूंकि शुंगों ने प्रतिरोध किया, इनको रोक दिया, तो ये अब आगे नहीं बढ़ पाए और इनको वापस जाना पड़ा। सॉरी, और फिर ये वापस गए, तो उसके बाद भी लेकिन कुछ हिस्से जो थे उन पर आधिपत्य अभी भी इन्हीं का था। ठीक है, अब इसके बाद ये तो क्या हुआ, डेमेट्रियस तो आ गया भारत। ठीक है, अब डेमेट्रियस था कहाँ का राजा? बैक्ट्रिया का राजा था। लेकिन अब ये भारत आ गया, यहाँ पर इसने आक्रमण किया, अपनी राजधानी स्थापित कर ली, तो यहाँ पर भी उसको साम्राज्य का विस्तार करना था, तो इसने वहां बैक्ट्रिया पे ध्यान नहीं दिया। अब जितने दिन ये वहां रहा, तो वहां पर क्या किया, एक और मतलब आदमी है यूक्रेटाइड्स। ठीक है, यूक्रेटाइड्स के नेतृत्व में विद्रोह हो गया बैक्ट्रिया में। ठीक है, विद्रोह हो गया, तो ये क्या हो गया, ये शासक बन गया वहां का, बैक्ट्रिया का। तो डेमेट्रियस का शासन कहां से समाप्त हो गया? बैक्ट्रिया से समाप्त हो गया। बैक्ट्रिया में कौन बन गया शासक? यूक्रेटाइड्स। इसके नेतृत्व में लोगों ने विद्रोह कर दिया, ये शासक बन गया। अब फिर जब ये भी राजा बन गया, तो इसको भी लगा कि चलो अब भारत पर आक्रमण करें, क्योंकि हमें पता है कि भारत मतलब हमेशा से ही बहुत संपन्न देश रहा है। तो हमेशा विदेशी जो राजा थे उनकी नजरों में मतलब भारत की बहुत इंपॉर्टेंस थी कि हमें यहाँ पे आधिपत्य स्थापित करना है। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब सबके आकर्षण का केंद्र था एक तरीके से। तो फिर उसके बाद यूक्रेटाइड्स ने भी सोचा कि भारत पर आक्रमण किया जाए, अपना आधिपत्य स्थापित किया जाए, तो यूक्रेटाइड्स ने भी भारत पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उत्तर पश्चिम भारत के एक भाग को इसने जीत लिया। तो मतलब कुछ भाग तो किसके पास थे? डेमेट्रियस के पास, और कुछ भाग किसके पास थे? यूक्रेटाइड्स के पास। इस तरीके से क्या हुआ कि एक साथ दो हिंद यवन शासक भारत में चल रहे थे। एक तरफ तो चल रहा था इसका वंश यूक्रेटाइड्स का, और एक तरफ चल रहा था डेमेट्रियस का। ठीक है, तो इस तरीके से दो हिंद यवन शासक थे, लेकिन दोनों साथ में नहीं थे, दोनों का अलग अलग शासन चल रहा था भारत के दो प्रांतों पर। ठीक है, एक ही समय में, और ऐसा भी नहीं कि अलग अलग समयांतराल में। ठीक है, तो इसने उत्तर पश्चिम भारत के एक भाग को जीत लिया और इसने अपनी राजधानी बना लिया तक्षशिला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों का शासन पैरेलल में चल रहा था, एक तरफ चल रहा था डेमेट्रियस का, एक तरफ चल रहा था यूक्रेटाइड्स का। ठीक है, इसके बाद एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, इन्होंने क्या किया, हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में, क्योंकि इनका आधिपत्य ही कहां पर था, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर इनका आधिपत्य था, तो इन्होंने एक यूनान की कला चलाई, जिसको क्या बोलते हैं, हेलेनिस्टिक आर्ट। ठीक है, यूनानी आर्ट है ये, हेलेनिस्टिक आर्ट, और
कनिष्क के समय है गांधार कला, उसमें इसका व्यापक रूप दिखाई देता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक शासक था मिनांडर, जो हिंद यवन शासक जो सबसे इंपॉर्टेंट था मिनांडर या मिलिंद। अब ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, सुना होगा आपने मिलिंद पन्हो, इसका अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। ठीक है, मिलिंद ने जो बौद्ध भिक्षु नागसेन से वाद विवाद किया था, अपनी मतलब जो भी जिज्ञासाएं थी वो पूछी थी, प्रश्न किए थे, उन सबका संकलन जो है वह किसमें है, मिलिंद पन्हो में है, जिसका अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। ठीक है, ये डेमेट्रियस के वंश का था, डेमेट्रियस का उत्तराधिकारी कहते हैं इसको, मिनांडर को, इसी का नाम है मिलिंद। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सिक्के प्राप्त हुए हैं हिंद यवन शासकों में से वह मिनांडर के ही प्राप्त हुए हैं, तो ये आपको मिलिंद के नाम से भी आ सकता है और मिनांडर के नाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, डेमेट्रियस के वंश का था, बौद्ध भिक्षु नागसेन से वाद विवाद किया और उसी का संकलन जो है वह किस ग्रंथ में है, मिलिंद पन्हो में है। ठीक है, सबसे महान यूनानी शासक था और ऐसा वर्णन किसमें किया गया है, यूनानी लेखक थे जस्टिन प्लूटार्क और स्ट्रैबो ने, इन्होंने अपने विवरणों में कहा है कि मिनांडर सबसे महान यूनानी शासक था। क्या था, सबसे महान यूनानी शासक था, कौन, मिनांडर या फिर मिलिंद। किस किसने कहा है, जस्टिन प्लूटार्क और स्ट्रैबो ने अपने विवरणों में कहा है कि इसने अपना बहुत विशाल साम्राज्य स्थापित कर दिया। अब देखो इसका कहां तक था, मिनांडर के नेतृत्व में यवनों ने पंजाब पर विजय प्राप्त की। ठीक है, उसके बाद मथुरा, साकेत तथा मगध की राजधानी पाटलिपुत्र तक पहुंचे। कहां तक पहुंचे, मथुरा, साकेत और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र तक इन्होंने अपना विस्तार किया। ठीक है, तो मतलब इतना इसका विस्तार था मिनांडर के साम्राज्य का, मथुरा, साकेत और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र तक। ठीक है, उसके बाद जो बौद्ध अनुश्रुति है वह मिलिंद को बौद्ध धर्म का संरक्षक मानती है। ठीक है, क्या मानती है, मिलिंद को बौद्ध धर्म का संरक्षक था, इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया हुआ था। ठीक है, और मिलिंद पन्हो जो पुस्तक है मतलब मिनांडर के प्रश्न, उसके अनुसार वह उच्च कोटि का विद्वान और कला प्रेमी भी था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हिंद यवन शासक मुख्यतः कहाँ के, मध्य एशिया के जो शासक थे उन्होंने आक्रमण किया भारत पर, उसमें भी प्रमुखता किसमें, बैक्ट्रियाई जो शासक थे उन्होंने आक्रमण किया। सबसे पहले किया डेमेट्रियस प्रथम ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, सिंध, अफगानिस्तान और पंजाब के विशाल क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अपनी राजधानी किस को बनाया, साकल और आधुनिक सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। फिर भारतीय राजाओं के समान उपाधि धारण की। इनका जो विवरण मिलता है वह गार्गी संहिता, महाभाष्य और स्ट्रैबो के विवरणों में मिलता है। ठीक है, इसके बाद अपने नाम के सिक्के भी चलवाए, यूनानी और खरोष्ठी रुपए में थे। फिर शुंगों के प्रतिरोध के कारण सिंधु नदी से ही वापस जाना पड़ा, फिर भी उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर इनका आधिपत्य रहा। उसके बाद जब तक ये यहाँ पर था तब तक क्या हुआ, बैक्ट्रिया में विद्रोह हो गया। किसके नेतृत्व में, यूक्रेटाइड्स के नेतृत्व में। फिर यूक्रेटाइड जब शासक बना तो उसने भी भारत पर आक्रमण किया और पश्चिमोत्तर भारत का कुछ हिस्सा इसने अपने आधिपत्य में ले लिया। ठीक है, उसके बाद तक्षशिला को अपनी राजधानी बना दिया और भारत में जो कला चलाई वह थी हेलेनिस्टिक आर्ट। ठीक है, उसी का जो विस्तृत रूप है वह है गांधार कला। फिर उसके बाद मिनांडर या मिलिंद डेमेट्रियस के वंश का था, डेमेट्रियस का उत्तराधिकारी कहा जाता है। बौद्ध भिक्षु नागसेन से वाद विवाद किया और उन्हीं का जो संकलन है वह किसमें है, मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में है। इसका अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। ठीक है, सबसे महान यूनानी शासक था, ऐसा किसने अपने विवरण में कहा है, जस्टिन प्लूटार्क और स्ट्रैबो ने। ठीक है, इसका ये हो गया कहाँ तक आधिपत्य था। उसके बाद बौद्ध धर्म का संरक्षण मानते हैं बौद्ध से, और मिलिंद पन्हो के अनुसार वह उच्च कोटि का विद्वान व कला प्रेमी था। ओके, अब हमारी ये क्लास रेगुलर चलेगी हिस्ट्री की भी और पॉलिटी। ओके, थैंक यू।